ये बात हो रही है कि टीएमसी एसआईआर की वजह से हारी। इस पे आपका क्या व्यू है? जिसको जब तक ये एसआईआर के ऊपर चिल्लाते रहेंगे, आत्मावलोकन करेंगे ही नहीं, तब तक इनकी ये दुर्गति होती रहेगी। जब महिलाओं ने देखा कि बलात्कार के कांड हो रहे हैं और एक समुदाय विशेष के बलात्कारियों को पुलिस आंख मूंद करके जाने दे रही है क्योंकि वो वोट बैंक का हिस्सा माना जा रहा है, यानी दीदी ने महिलाओं के वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया मुस्लिम वोट बैंक को अपीस करने के लिए, और बस वहीं पर बात जो है मामला छिटक गया। आप एक तरह से कहें प्रो मुस्लिम होकर के चुनाव आप इस मुल्क में जीत सकते हैं, लेकिन अब एंटी हिंदू टैग के साथ में आप चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसा कैसे संभव है कि धर्म के आधार पर देश का इतना बड़ा विभाजन हो जाए और आप देश की मेजॉरिटी को आप बोलो आप चुप, रिएक्ट मत करना। तो ये समझाइए दादा कि अगर 15 साल तक ऐसी कोई कॉन्क्रीट चीज़ या कोई ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बंगाल में नहीं हुई तो वापस दीदी सत्ता में कैसे आती? सो इंडिया अलायंस है या नहीं है? तो पता नहीं भी क्या है क्या नहीं, क्योंकि राहुल जी ने तो बोला कि बीजेपी बंगाल में जीतती आगे बढ़ रही है क्योंकि ममता बनर्जी भ्रष्ट हैं और खराब हैं और ये हैं से। राहुल गांधी जब काउंटिंग चल रही थी तो नहीं थे देश में, ऐसी बहुत सारी बातें हुई। इसमें नई बात क्या है? नहीं सवाल अभी आने मतलब अच्छा ओके। हिमंता बिस्व शर्मा पे असम की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे सुपरस्टार को कुत्ते के बिस्कुट के चक्कर में इंसान ने जाने दिया। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। 5 राज्यों में जो इलेक्शंस हुए, रिजल्ट्स आए, कोई जीता तो क्यों जीता, हारा तो क्यों हारा, इसको अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं सिंपल तरीके से, तो ये बेस्ट पॉडकास्ट है। इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करना क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत ही कम टाइम में आपको समझा दी जाएंगी। क्योंकि हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट यशवंत देशमुख, जो कि सी वोटर के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। सी वोटर एक इंडियन इंटरनेशनल पोलिंग एजेंसी जो दुनिया भर के चुनावों को, इलेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से समझती है, एनालाइज करती है, वोटर्स की साइकी को समझने की कोशिश करती है, फिर वो डेटा हम जैसे व्यूअर्स को, जनता को और मीडिया तक भी वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो इस मैटर में ये एक्सपर्ट हैं, इसलिए इनसे समझते हैं कि भाई इन चुनावों में क्या क्या हुआ, बंगाल में ममता दीदी कैसे हार गई, बीजेपी इतनी ज्यादा सीटें कैसी लाई। तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। विजन और काम तो इनका इंटरनेशनल है, लेकिन यशवंत दादा दिल से एकदम बनारसी हैं। सो प्लीज वेलकम यशवंत देशमुख। दादा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। एक बार इसलिए क्योंकि मन खुश हो जाता है यहाँ पर आकर के। अपनी बातचीत तो ऐसे भी चलती रहती है, लेकिन एब्सोल्युटली। बंगाल चुनाव की सबसे पहले बात करेंगे। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस बनाई कि भाई जब चुनाव बाकी राज्यों में भी था तो बंगाल की ही बात क्यों कर रहे हो आप लोग सबसे ज्यादा। मैंने कहा टीम में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, फिर सब लोग को कोहली को ही क्यों देखना है? हाँ, मजा आता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और सबसे ज्यादा और वैसे भी देखिए कंटेस्ट हो तो मजा आता है। हाँ, अब वो इंडिया पाकिस्तान का कंटेस्ट जब एक तरफा होता गया तो अब आप देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की भी टीआरपी नहीं आती। सही बात है ना। तो मजा तो बंगाल में था क्योंकि दीदी भी धुरंधर कम नहीं थी, लड़ रही थी, और दीदी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है लेफ्ट फ्रंट को हराने का था। और आजकल तो पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट सी हो रखी है, खासतौर पे युवा पीढ़ियों की, उनको तो अंदाजा नहीं है। पिछली बार जब हम लोग बैठे थे, याद है हमने वेस्ट बंगाल की साइंटिफिक रिगिंग की बात की थी, बहुत पॉपुलर वो रील्स इतनी वायरल हुई हैं। अब जिस दिन अभी जब रीपोल हुआ और मुझे पता लगा कि वो मशीनों के ऊपर दाग लगाए गए और सेंट लगाया गया और टेप लगाया गया और रीपोल का ऑर्डर हुआ, मुझे एकदम से याद है हमने कहा रौनक के यहाँ ये बात मैंने बताई थी, देखो नाउ पीपल विल नो कि व्हाट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक रिगिंग। तो ये देखो ये सब चीजें बढ़िया होती हैं रौनक, और कोई लड़े तगड़े से तो बड़ा मजा आता है देखने में। फाइट बढ़िया हो, व्हाई नॉट एवरीबॉडी। आपको लगता है ममता दीदी ने जबरदस्त फाइट दी बीजेपी को? देखिए फाइट तो दी, जबरदस्त दी। 15 साल सत्ता में रहने के बाद में भी कोई बंदा या बंदी 40% के ऊपर वोट खींच करके ले जाए, और ये छोटी बात नहीं है। और सच्चाई ये है रौनक कि दीदी जो हारी हैं वो अपनी अलोकप्रियता से नहीं हारी हैं, वो जो उनकी पार्टी और लोगों की जो कंप्लीटली रैंक एंड फाइल की अलोकप्रियता थी, जिस वोट बैंक को वो बहुत पिछले 15 साल से पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, उस वोट बैंक के कुछ हिस्सों की जो हरकतें थी उसको छुपाने के चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर में अपने कर्म से नहीं, अपने लोगों के कुकर्म से नहीं, उनके कर्म कह सकते हैं, उनको पूरी तरह से तो बाइज्जत बरी नहीं किया जा सकता। उनके कुकर्म ये है कि उन्होंने अपने लोगों के कुकर्मों को ढांपा। ठीक है, ये उनका कुकर्म और ये जनता तक पहुंच भी गया था, तो ये सजा मिली ना उनको। ठीक है। देखिए माँ माटी मानुष, कल ये बात बहुत मेरे मन में बैठ गई। मैंने बोल दिया था एक रॉ में, एक शो में, लेकिन बाद में मैं बार बार सोचने लगा कि माँ माटी मानुष के नारे पे
ममता बनर्जी आई थी पश्चिम बंगाल में, परिवर्तन की उन्होंने लहर की थी। और मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ रौनक, आपके पास में कितनी भी माटी हो यानी कितने भी रिसोर्सेज हों और कितने भी मानुष हों यानी कितने भी लोग आ रहे हों, माँ आपसे नाराज़ हो जाए तो सफलता आपके पास में नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से माँ वाली चीज़ को ममता बनर्जी ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। और पिछले 2.5 साल से खासतौर पे शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश चमत्कार के बाद से एक लाडली लक्ष्मी, लाड़की बहन, महतारी, माई, तमाम नामों से योजनाओं पे योजनाएं चला करके मजाक सा एक बना दिया था कि जैसे कि महिलाओं को 1500 रुपए डाल दो, 3000 डाल दो, 10,000 की घोषणा कर दो, इसलिए महिलाएं वोट दे रही हैं। आपने डाल दिया तो महिलाओं के वोट को एक ट्रांजैक्शनल वोट बैंक की तरह से लोगों ने ब्रांड कर दिया था। ठीक है, सच्चाई यह है कि प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट आए, महिलाओं के खाते में पैसे गए इस कारण से आए और लोगों ने वो स्कीम्स बनाई। ठीक है, लेकिन महिलाओं को मिलने वाली लाभार्थी योजना का और पुरुषों को मिलने वाली लाभार्थी योजना का जमीन आसमान में बहुत अंतर है। ठीक है, महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाता है वो परिवार के, समाज के काम आता है। पुरुषों के अकाउंट में पैसा जाता है तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुटिंग इट इन द ड्रेन, सिंपली क्योंकि वो दारू में जाएगा और उसके बाद में पुरुष नाली में ही पड़ा हुआ मिलेगा। तो इन दोनों के जो 70 साल से चला आ रहा था उसमें और इन योजनाओं में बड़ा अंतर था। लेकिन उसको ट्रांजैक्शनल करार देना ये एक नितांत ही छोटी घटिया सोच थी। So, वो वर्क नहीं किया बंगाल में, आप कह रहे हैं? वर्क, यही मैं कह रहा हूं कि पहली बार ये हो रहा है जब महिलाओं के वोट ने एंटी इनकम्बेंट वर्डिक्ट दिया है, और वो भी एक बहुत ही बड़ी महिला नेता के खिलाफ दिया। महिला जो कि उनका, मुस्लिम और महिला दो ही तो एमएम जिसे कहते थे उसमें, वहां पर मुस्लिम और महिला, मुस्लिम रहे, महिला छिटक गई। क्यों छिटक गई? क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है रौनक, अगर आपके घर में आप अपनी माता से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, और अगर आपकी बेटी बड़ी है थोड़ी सी भी, उससे बात करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे किसी भी लाभ हानि के कहीं ज्यादा ऊपर महिलाओं को उनकी सुरक्षा, उनकी अस्मिता ज्यादा बड़ा मुद्दा लगती है। सही है। कोई भी महिला किसी भी लाभ हानि के ऊपर अपनी सुरक्षा और अपनी अस्मिता को नहीं रखती। ठीक है ना? तो जब पश्चिम बंगाल में समस्या सुरक्षा और अस्मिता का आ गया, जब महिलाओं ने देखा कि बलात्कार पे बलात्कार के कांड हो रहे हैं और एक समुदाय विशेष के बलात्कारियों को, समुदाय विशेष के उत्पीड़कों को पुलिस आंख मूंद करके जाने दे रही है क्योंकि वो वोट बैंक का हिस्सा माना जा रहा है, यानी दीदी ने महिलाओं के वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया मुस्लिम वोट बैंक को अपीस करने के लिए। तो 2 एम ब्रेक हो गया। 2 एम ब्रेक हो गए। ठीक है। और बस वहीं पर बात जो है, मामला छिटक गया, आप एक तरह से कहें तो। माँ माटी मानुष में से माटी मानुष रह गया, माँ नाराज हो गई। माँ को नाराज करके आप माटी या मानुष को लेकर के, ढेला लेकर के बैठे रहिए, उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये बात हो रही है कि टीएमसी एसआईआर की वजह से हारी, इस पे आपका क्या व्यू है? अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा, ये अर्ध सत्य है और ये झूठ की हद तक का अर्ध सत्य है। ओके। झूठ की हद तक का अर्ध सत्य में आधा सत्य मैं केवल इसलिए मान रहा हूं कि हां डिलीशंस हुए हैं, ठीक है, ये आधा सत्य है। क्या यही कारण है भाजपा की जीत का? नहीं, ये कारण नहीं। तो कितना परसेंटेज फैक्टर होगा ये? देखिए, ये परसेंटेज फैक्टर में स्टैटिस्टिकली तो अभी बहुत सारे पोस्टमार्टम आएंगे, उसमें एक बड़े सहज तरीके से आपको ये भी बताया जाएगा इतने लाख वोट काट दिए गए, दीदी इतने वोट से हार गए। 27 लाख। और अगर आप हटा देंगे तो दीदी जीत जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी का नमो है, वैसे इनका योया है। कौन है वो? वो हाँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 27 लाख मतलब 4.3-4.4% रफली, और इतने ही परसेंटेज वोट से टीएमसी हारी है। तो यही 27 लाख थे जो आपने काटे, उनको मिल गए। अगर इतना ही सहज होता तो हमको इस बात का जवाब दीजिए, सेम यही आर्ग्यूमेंट बिहार में भी दिए जा रहे थे। एसआईआर और बिहार के डिलीशंस को कौन से लेवल का मुद्दा नहीं बनाया गया?
आज तेजस्वी यादव को पूछ के आइए, पानी पी के कोसते हुए आपको मिलेंगे कि एसआईआर के चक्कर में 1.5 महीने का कैंपेन उनका खराब कर दिया। हाँ। क्यों? क्योंकि बिहार में जिन 10 सीटों पे सबसे ज्यादा नाम काटे गए उनमें से एक भी सीट बीजेपी या जेडीयू ने नहीं जीती। ठीक है, अब आइए पश्चिम बंगाल। चीटिंग कर दी इलेक्शन कमीशन, चीटिंग कर दी। अब पश्चिम बंगाल में आइए। पश्चिम बंगाल में आज दीदी को जितनी सीटें मिली हैं उसमें सबसे बड़ा प्रोपोर्शन उन सीटों का है जहां सबसे ज्यादा नाम काटे गए। और बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा प्रोपोर्शन उन सीटों का है जहां पे सबसे कम नाम काटे गए। ये तो चीटिंग हो गई ना। चीटिंग हो गई, ये तो चीटिंग हो गई। आपने नाम भी काट दिया और हमको उन सीटों पे जिता भी दिया। ज्ञानेश कुमार को आप उनका समझते थे, वो तो आपके निकले। वो तो आपके निकले। और उसके ऊपर से तुर्रा ये है कि हम गलत नहीं हैं। ठीक है, अगर आप गलत नहीं हैं तो जनता का गुस्सा देखिए, आपको सराखों पर जनता लेके आती है। कुछ चीज़ों पे अगर जनता की आप उस पे सफल नहीं होते, आप उसकी आकांक्षाओं को, मैं आकांक्षा तो पूरी करने की बात बहुत दूर की है, अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर जनता को आहत करते हैं, मसलन जैसे बलात्कार के मुद्दों के ऊपर उसको सामान्य घटना की तरह से ट्रीट करना या ब्रश अवे कर देना, ये जनता को आहत करने वाली बात है, आहत करने वाली, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर आप सोचते हैं कि कोई असर नहीं होगा जनता का, कोई रिएक्शन नहीं होगा। 2011 से पहले जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी बंगाल की लेफ्ट के अंडर में, वो हफ्ता वसूली की थी। क्यों? क्योंकि आपने इंडस्ट्रीज तो समाप्त कर दी, राइट। ठीक है, तो जनता से हफ्ता वसूली ये पूरा एक स्ट्रक्चर था जिसके पॉलिटिकल इकोनॉमी, है ना। हाँ। जिसके पॉलिटिकल डोनेशन मांगे जाते थे, चाहे किसी कार्यक्रम के नाम पे माने जाए, चाहे पूजा के नाम पे माने जाए, चाहे किसी पार्टी के नाम पे, मतलब चंदा, मतलब पर्ची लेकर के लोग आते थे और आप नहीं देंगे तो कूटे जाएंगे। एक टर्म था इसके लिए, कट मनी। अब आप हर तरीके के टर्म को इजाद कीजिए। सवाल कट मनी ये था हालत की, आप अगर कट मनी नहीं मिल रहे हैं तो ये भी कट होगा, ये भी कट होगा, बाप रे, ठीक है ना। और बाकायदा आपके हाथ से और आपकी जेब से पैसे खींच के निकाले जाएंगे और सादर आपको रसीद भी दी जाएगी, पार्टी का सदस्य होने की भी और पार्टी को डोनेशन देने की भी। 2011 में वो जो हफ्ता वसूली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो रातों रात रैंक एंड फाइल समेत ट्रांसफर हो गया टीएमसी के हवाले में। खत्म नहीं हुआ, ट्रांसफर हो गया। ओके। तो परिवर्तन जनता सोचती रही हुआ किस चीज का, पहले हमको समझ में आए, 15 साल उसको लग गए समझने में। क्योंकि हमारे एक बंगाली मित्र ने, और मैं बंगाली मित्र जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती, तो हम बता दें कि ये मजाक बंगाली मित्र ने ही किया था, मैंने नहीं किया। तो वो क्लिप में भी पड़ा होंगे, वीडियो कहीं ना कहीं किसी चैनल पे, कोई मेरे ऊपर ये न बोले कि मैंने ये मजाक किया। हमारे बंगाली मित्र ने कहा कि हम बंगाली लोग जो है 15-15 साल तो बाटा का जूता भी रिटायर नहीं करते, सरकारें तो बहुत दूर की बात है। तो 15 साल तो जूता चला, तो 15 साल सरकार भी चली, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ? हफ्ता वसूली का पूरा साम्राज्य अगर वैसे के वैसा नीचे चला गया तो लोगों को क्या लाभ हुआ? बल्कि उसमें समस्या और आ गई। लेफ्ट के पास में तो ऑपरेशन बरगा, जमींदारी और जमीन बांटने का थोड़ा बहुत वो था। आपने तो इंडस्ट्री भी लेफ्ट की जो समाप्त की थी, नहीं आई नहीं। आप देखिए रौनक कि 15 साल में वेस्ट बंगाल बिकेम द लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ स्टेट इन इंडिया। बीमारू स्टेट्स में जितने बीमार राज्य थे वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आगे निकल गया, झारखंड आगे निकल गया, मध्य प्रदेश आगे निकल गया, मतलब आप लाइन से छत्तीसगढ़ आगे निकल गया, लेकिन बंगाल नीचे चलता चला गया। आप जिस चीज पे आप सोचें, सिवाय इसके कि एक आपको लेफ्ट को लड़के आपने हटा दिया, वास्तविक परिवर्तन हुआ क्या? मैं ममता जी की बहुत इज्जत, बहुत जबरदस्त लड़ाई रखने की मादा रखने वाली नेता हैं वो, नहीं, बट क्या यही काफी है क्या? लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। आपको जब आप किसी परिवर्तन के नाम पे आती हैं तो परिवर्तन के साथ में आप केवल चेहरा परिवर्तन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए ना, सिस्टम परिवर्तन हो रहा है, कुछ बेहतरी के लिए जाना चाहिए, ये हो रहा है। तो कल मुझसे एक सवाल पूछा, एक्चुअली एक इकोनॉमिक वाली साइड वाले अखबार, उन्होंने बाइट में पूछा कि आपको क्या अंतर लग रहा है कि अब बंगाल में उस ऐसे। मैंने कहा सबसे बड़ा तो मुझे पॉलिटिकल इकोनॉमी का अंतर लग रहा है कि उम्मीद करता हूं कि आएगा।
क्योंकि कम से कम मैं जो इस सरकार, केंद्र सरकार या भाजपा के ऊपर पूंजीपतियों की पार्टी होने का आरोप लगता है, मुझे लगता है दैट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर वेस्ट बंगाल। अगर अब पूंजीपतियों की पार्टी होने के नाते अगर वहां पे कुछ एस्टेब्लिश हो पाए, सही बात है, पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज वापस जाएं, राइट, वहां पे नौकरियां, जॉब्स जनरेट हों, और सबसे बड़ी बात, भाजपा को कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि नीचे के लेवल पे हफ्ता वसूली से उन्हें पार्टी चलाने की आवश्यकता नहीं है। आर्ग्यूएबली इस समय भारत की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी भाजपा है, कितने हजार करोड़ रुपए उनके आरटीआई में आते हैं कि उनके अकाउंट में जमा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बात की कि कम से कम वो जो पश्चिम बंगाल की हफ्ता वसूली की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो बंद, अगर वो बंद कर दे भाजपा ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं 15 साल भाजपा को वहां से कोई नहीं हिला सकता। वही बहुत बड़े बात अपने आप में। जो एक बड़ी अजीब सी चीज है कि मुझे आप पीटना बंद कर दीजिए तो मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है कि आपने मुझे पीटना बंद कर दिया। मैं आपके एहसानों तले दब गया हूं। ये बहुत सही है। आप इस जब क्या हालत हो गई ना, क्या हालत हो गई है। अब ये सोचिए कि उस स्थिति पे पब्लिक निकल के वोट डाले कि आज मुझे मारा नहीं, आज आपने मारा नहीं, बड़ी कृपा आपकी, और तब आप उसके बाद में अगला जीते और आप कहें एसआईआर के कारण ये खेल हुआ है। तो ये समझाइए दादा कि अगर 15 साल तक ऐसी कोई कॉन्क्रीट चीज या कोई ऐसी जबरदस्त चीज बंगाल में नहीं हुई, तो वापस दीदी सत्ता में कैसे आती गई? उसके दो कारण हुए। हाँ। पहली बात तो देखिए, पॉलिटिकल मार जो टीएमसी के लोग खा रहे थे, उनके पॉलिटिकल मार पड़ने में तो आसानी हुई। जो उनका खुद का अपने घर के लोग, मतलब अब हम घर के दादा हो गए मोहल्ले के, तो अब हमारे घर के लोग नहीं पीटेंगे, लेकिन गुंडे हमने सारे वही पाले हैं, मोहल्ले के बाकी लोगों को वो गुंडे पीटते रहेंगे हमारी तरफ से। अच्छा, ठीक है। तो परिवर्तन इतना जरूर हुआ कि उनकी खुद की रैंक एंड फाइल के ऊपर अत्याचार बंद हो गया। ठीक है, लेकिन रैंक एंड फाइल के बियॉन्ड बाकी जगहों पे तो अत्याचार कंटिन्यूअस रहा। हाँ जी। और रही सही असर जो बीजेपी ने, जैसे एके एंटनी की रिपोर्ट में 2014 में उन्होंने बोला कि बीजेपी ने कांग्रेस को एंटी हिंदू करार कर दिया। ओके, हाँ। और उसके कारण, और बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है वो, और मुझे लगता है कि हर कांग्रेसी को, हर विपक्ष के नेता को वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। है पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, मतलब मिल जाएगी, मेरा आई एम श्योर मिल जाएगी। मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं भी होगी तो कहीं ना कहीं से। और रिपोर्ट आप कह रहे हैं 2014 में आई थी? 2014 की डिफीट के बाद में एक एंटनी रिपोर्ट में बहुत साफ लिखा उन्होंने। और आज भी प्रो मुस्लिम होकर के चुनाव आप इस मुल्क में जीत सकते हैं, लेकिन अब एंटी हिंदू टैग के साथ में आप चुनाव नहीं जीत सकते। मुझे लगता है कि 15 साल में धीमे धीमे कब वो प्रो मुस्लिम से एंटी हिंदू की पतली लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई, ममता दीदी को ये पता ही नहीं चला। अभी भी एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनको लगेगा हमने तो मुसलमानों के लिए इतना किया, हमने तो महिलाओं के लिए इतना किया, महिला हमसे तो नाराज हो ही नहीं सकती, छोड़ के जा ही नहीं सकती। लेकिन जब वो शांति से बैठेंगी और सोचेंगी तो किस जगह पे उनसे चूक हुई है इस चीज की, उन्हें समझ में आ जाएगा। और ये एसआईआर की डिबेट बिल्कुल ही, मतलब जिसे कह सकते हैं कि आंख में धूल झोंकने वाली है, रौनक। अच्छा, ठीक है। जिसको जब तक ये एसआईआर के ऊपर चिल्लाते रहेंगे, आत्मावलोकन करेंगे ही नहीं, तब तक इनकी ये दुर्गति होती रहेगी। इसलिए जिनका आपने नाम लिया उनका पूरे सम्मान के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो सच में कांग्रेस को, विपक्ष को खड़ा करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी कोई डिससर्विस नहीं होगी कि आप उनकी हार के असली कारण उनको आप ना बताएं। तो इनको पता है, ये बताते नहीं है या क्या है? मतलब पता है, बताना नहीं चाहते या क्या है मुझे नहीं पता, मतलब जो भी है। और उसके ऊपर रह के उनके अंदर जो ये जनजी के आंदोलन की कामना निकल के आती है, कुछ ढाका मॉडल हो जाएगा, कुछ काठमांडू मॉडल हो जाएगा, ये तमाम क्योंकि वो कहते हैं हमें पड़ोसियों से सीखना चाहिए। अच्छा, अब मैं समझ नहीं पाता कि अपने भारत के आसपास में ऐसा कौन सा पड़ोसी है जो हमें सिखाएगा, जिससे हम सीखें। पाकिस्तान से हम सीखें, हम बांग्लादेश से सीखें, हम नेपाल से सीखें, हम चीन से सीखें, हम कोलंबो जाके सीखें। ये सारे मॉडल में हम सीखें क्या? आपकी इच्छा केवल ये है कि जनजी नाम की चीज जो है, कल से भी ये भी चल रहा है, बाय द वे, विजय की जीत के कारण एक अलग एंगल चल रहा है, जनजी देखो कर दिया, जनजी कर दिया। अरे भाई साहब, तमिलनाडु है,
तमिलनाडु में सिनेमा मैजिक का पुराना इतिहास है। सही बात है। लोग दो तरीके की राजनीति से वो वहाँ का एक तरीके से आधा सिनेमा आधा आम आदमी पार्टी जैसा एक मिला जुला कलेवर आया, कॉम्बो आ गया है। लेकिन जनजी जो भारत का है ना, जनजी भारत का, आप किसी भी नए बच्चे से बात कीजिए, लड़के से या लड़की से, आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि वो सेल्फ मेड लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, आप विजय की सक्सेस में बहुत बड़ा कारण यह है कि वो किसी खानदानी एक्टिंग बैकग्राउंड से नेपोटिज्म लेगेसी के थ्रू एक्टर नहीं बने। रैग्स टू रिचेस वाला पसंद आता है, पसंद आता है, ठीक है ना। बॉलीवुड में आज सारी लेगेसी वाले स्टार्स पिट रहे हैं, उनके बच्चे, स्टार बालक बालिकाएं। लेकिन जो नए इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं सुपरस्टार, वो धुरंधर बन रहे हैं, चाहे निर्देशक हो चाहे एक्टर हो। करेक्ट, ठीक है ना। धुरंधर की सफलता तो आपको दिखाती है, राजनीति में भी वो है। नरेंद्र मोदी इसलिए हैं क्योंकि उनकी कोई पिछली लेगेसी नहीं है। ठीक है। ममता बनर्जी इसलिए थी क्योंकि उनके माता पिता कोई मुख्यमंत्री या एमपी या एमएलए नहीं थे। आप अगर देखें तो आज भी देश में लोग जो अपनी वक्त पे खड़े हैं, उनको युवा पीढ़ी ज्यादा पसंद करती है। अब आप ये सोच रहे हैं ढाका मॉडल, कोलंबो मॉडल आप ला करके और एकाएक वो आपके अत्यंत प्रिय नेता के पीछे आके खड़े हो जाएंगे और दिल्ली की सड़कों पे क्रांति आ जाएगी, और नहीं आती है तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। आपके नेता या आपकी पसंद के इंसान के जीतने से लोकतंत्र बच जाता है और उसके हारने से लोकतंत्र मर जाता है। तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पश्चिम बंगाल में नहीं ठीक था, लेकिन केरल में बिल्कुल ठीक था, है ना। मैं अभी भी तमिलनाडु को लेके कंफ्यूज हूँ कि वो ठीक था कि नहीं था। आसाम में तो हत्या हो गई, पहले ही हो चुकी थी, 15 साल पहले, सब गला घोट दिया। तो देश का लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल ज्ञानेश साउथ में खतरे में नहीं है। जहां पे हम जीत रहे हैं वहां खतरे में नहीं है, जहां पे भाजपा जीत रही है वहां खतरे पे है। तो ये, और इसी चीज से जेनजी डिस्कनेक्ट करता है कि भाई क्या बकवास हो रही है। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जेनजी जो है वो अपनी अकल लगाने वाली पीढ़ी है। ये जेनजी वो नहीं है, और ये हम और आप हर कोई अपने घरों में देख रहे हैं। चाहे नीलकंठ से बात करते समय आपको भी लगता होगा कि भाई ये दिमाग तो अपना ही लगा रहा है। सही बात है। आपको समझाना पड़ेगा, आपकी बात वो इसलिए नहीं मान लेंगे कि बाप बाप हैं और आपने बोला और हम मान लें। ये हम लोग तक था, हो गया, खत्म हो गया। ये जेनजी नहीं करने वाला। वो आंख से देखेगा, खाएगा, टेस्ट करेगा, सुनेगा, पसंद करेगा तो देगा थम्स अप, नहीं पसंद करेगा तो कोने भी कर देगा। सो ममता के लिए मुस्लिम अपीजमेंट ज्यादा वर्क करता है या बंगाल में बीजेपी के लिए हिंदू कंसोलिडेशन वर्क किया? क्या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले आया क्या, सवाल ये है। देखिए, आप एक बात समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू, मैं इससे इनकार नहीं करता। हिंदू कंसोलिडेशन इज रिएक्शन टू द मुस्लिम अपीजमेंट एंड मुस्लिम वोटिंग। अब जस्टिफाइड है वो, आपको लगता है ठीक है भाई? अब मैं जज क्यों करूं, और मैं उसमें मैं गलत क्यों बोलूं या सही क्यों बोलूं। देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात बताएं। पिछले 30 सालों में, मैं करीब 32 साल हो गए इस काम को करते हुए, चुनाव विश्लेषण वगैरह, मुझे याद है 90 के दशक से लेके शुरुआत से मुस्लिम मतदाता जब भाजपा को हराने के लिए वोट करता था। कब से करता था बता रहे? 90 का तो 89 के ऑनवर्ड जब भी हमने देखा भाई, 91 का चुनाव हुआ, 93 का जो उत्तर प्रदेश वाला चुनाव ऑनवर्ड जिसे कहें, जिसमें बीजेपी अलग हुई जेडीयू और थर्ड फ्रंट से और अपने दम पे लड़ना शुरू किया जी। 93 का चुनाव हुआ था 5 राज्यों में, और खासतौर पे उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें बर्खास्त की गई थी बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद में जी। ठीक है, उस समय मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी के वोटर्स को, कैंडिडेट्स को हराने के लिए जब वोट किया, तो तब से एक टर्म इजाद किया गया पूरे लिबरल मीडिया द्वारा। टर्म था टैक्टिकल वोटिंग, स्ट्रैटेजिक वोटिंग बाय माइनॉरिटीज। हाँ, ओके। ठीक है, मैं केवल एक बात आज तक नहीं समझ पाया कि मुस्लिम मतदाता जब भाजपा को हराने के लिए वोट करें तो वो कम्युनल वोटिंग नहीं होता, वो टैक्टिकल वोटिंग होता है, वो स्ट्रैटेजिक वोटिंग होता है। लेकिन हिंदू अगर भाजपा के लिए वोट करे तो वो कम्युनल वोटिंग होता है। ये या तो दोनों कम्युनल है
या दोनों स्ट्रेटेजिक हैं। और मैं इस बात पे किसी भी महापंडित से इस बात पे मैं कहता हूं कि आप पहले तय कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ में बहस कर लूं। सही बात। आप कहिए ये स्ट्रेटेजिक है तो मैं दोनों को स्ट्रेटेजी की तरह देखूं, आप कहिए कम्युनल है तो मैं दोनों को कम्युनल की तरह देखूं, मैं दोनों को क्रिटिसाइज करूं। घोड़ा चतुर दोनों नहीं होगा। या तो घोड़ा बोलना या चतुर बोलना, दोनों नहीं चलेगा। तो ये पहले जो मीडिया के लैंडस्केप में मुझे भी जो है लगातार ये बोलना पड़ा ये इन शब्दों, क्योंकि और कोई शब्द चल नहीं सकता था ना। मुझे भी लगातार इसी तरह से लिखना पड़ता था, बोलना बड़ी टेक्निकल वोटिंग है, स्ट्रेटेजिक वोटिंग है, तमाम तरीके, क्योंकि यही चलेगा, यही इस पूरे लुटेन मीडिया में यही चलाया गया। और मैं इसको सोचता रहा कि कभी तो ये होगा कि ये एक लेवल पे ये पहुंच जाएगा जहां पे दिस एक फ्लिपिंग पॉइंट के बियॉन्ड अब आपसे ये मैनेज नहीं हो पाएगा। ये प्रैक्टिकल वोटिंग भी मैनेज नहीं होगा, ये स्ट्रैटेजिक वोटिंग भी नहीं मैनेज होगा, क्योंकि आप इस मुल्क को ठेल रहे हैं, ढकेल रहे हैं मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ। और स्टार्ट आपने किया। और स्टार्ट आपने किया, शुरुआत आपने की है। माइनॉरिटिज्म से शुरुआत आपने की, क्योंकि जिस दिन आपने माइनॉरिटिज्म की राजनीति की शुरुआत की, आपने बाय डिफॉल्ट मेजॉरिटेरियन राजनीति की नींव डाल दी। और अगर किसी भी डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी एक तरफ करने के लिए उतारू हो जाए तो आप चुनाव सर के बल खड़े हो जाइए, आप जीत नहीं सकते। ये तो बेसिक अरिथमेटिक की बात है ना। सो आपको लगता है ये कोर्स करेक्शन होगा जो ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है? पहले तो इंडिया अलायंस है या नहीं है, क्या है मतलब? अब तो पता नहीं भी क्या है क्या नहीं, क्योंकि राहुल जी ने तो बोला कि बीजेपी बंगाल में जीतती आगे बढ़ रही है क्योंकि ममता बनर्जी भ्रष्ट हैं और खराब हैं और ये हैं, जो कुछ भी उन्हें बोलना था वो बोल दिया। तमिलनाडु में तो विजय के साथ में जाने वाले थे, एक कदम आगे 2 कदम पीछे गए, नहीं गए, अंत में ढाक के 3 पात, शायद 3 ही लोग जीते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। और उसके अलावा बंगाल में लेकिन कांग्रेस ने अच्छा किया। पिछली बार 1 सीट थी, इस बार 100% ग्रोथ हुआ, 2 सीट है। ये इस बात के लिए वो बधाई के पात्र हैं, है ना? बिल्कुल इस बात की एक विशेष बधाई उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि 100% ग्रोथ रेट तो वास्तव में किसी पार्टी का नहीं है। नहीं, मतलब ये इस तरह की ग्रोथ रेट केवल एक ही बार हमने देखी थी, जब 84 में बीजेपी की 2 सीट आई थी और 84 पहुंची थी, लेकिन वो 100 नहीं, वो 1000 गुना काइंड ऑफ ग्रोथ रेट थी। तो वो अलग, बट आज के लेकिन वो कम्युनल था। नहीं, इसलिए ये टैक्टिकल है, वो कम्युनल था, हमें उसकी तारीफ नहीं कर सकता, यही अंतर। खत्म, डिस्कशन ही खत्म। सो इंडिया अलायंस है या नहीं है, मतलब इसमें हाउ डू यू डिफाइन दैट? स्टेट में नहीं है बट नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में है। देखिए, नाम आप कुछ भी रख लें उसका, लेकिन आपको इंडी बोलूंगा तो प्रॉब्लम है या इंडिया बोलूं मैं? देखिए, इंडी कम्युनल है, इंडिया सेकुलर है। ठीक है। हाँ, तो आप कम्युनल बातें मत कीजिए, आप पूरी तरह से जो बात है वो सही से बोलिए। ठीक है, तो मैं इंडिया अलायंस से नहीं, मैं इंडिया अलायंस से बोलूंगा। हाँ, तो उसमें जो है अब दिक्कत ये है कि एकाएक राहुल जी के कुछ आसपास के वरिष्ठ सलाहकारों को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो इंडी अलायंस के पार्टनर हैं, ये दरअसल ये बढ़े ही तो कांग्रेस की कीमत में है। ओके। तो अब अगर कांग्रेस को हमें दोबारा से खड़ा करना है तो पहले तो इनको ध्वस्त होना बहुत जरूरी है। सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। जो ये रीजनल पार्टीज खड़ी हुई हैं या बड़ी हुई हैं, ये कांग्रेस की वजह से हुई है। कांग्रेस की वजह से हुई। ये उनका आकलन है या ये नहीं, ये सच्चाई है। मैं इस बात की तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा। कि ये सच्चाई है। अच्छा, फैक्ट है ये फैक्ट है भाई। तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस को ही खा के बनी ना। करेक्ट। तो ये इसमें कोई हाँ, मतलब ये सभी जगहों पे आप पाएंगे जितने भी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, एनसीपी क्या थी, कांग्रेस को ही खा के बनी ना। जितने भी हैं मोर और लेस, भाई 89 से पहले कांग्रेस, भाई 84 में कांग्रेस, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। 84 में जब कांग्रेस जीती, मतलब एक तरफा बहुमत 85 में एक तरफा बहुमत लेके उत्तर प्रदेश में जीती, तब तक समाजवादी पार्टी कहाँ थी, या जनता दल, मतलब समाजवादी तो नहीं थी, मतलब जो जनता दल के भी फैक्शंस जो भी कह लें, समाजवाद से जुड़े हुए लोक दल वगैरह, कहाँ कांग्रेस के आगे टिकते थे? ठीक है, कुछ नहीं। तो कांग्रेस के 3 स्टूल के 3 पाए थे जिसपे कांग्रेस बैठी थी। एक पाया था ब्राह्मण वोट का जो बीजेपी ले गई, दूसरा पाया था दलित वोट का जो बहुजन समाज पार्टी ले गई, तीसरा पाया था मुसलमान वोट का जो समाजवादी पार्टी ले गई। फिर उनके बाद में केवल एक पाटा बचा जिसके ऊपर आज तक कांग्रेस बैठी हुई है। तो ये गलत तो नहीं था सोचना
कि भाई हर अच्छा ना जगह पार्ट है, दो पे तो ऐसे नहीं बैठ पाते। हाँ, दो पे तो नहीं बैठ पाते, वो ज्यादा बुरा होता, पाटा ही रह गया तो ज्यादा बेहतर है। वैसे ये भी एक सोच हो सकती है, मुझे पता नहीं, कि सब कुछ ध्वस्त करने के पीछे एक ये भी कारण हो सकता है हाँ, कि सब पाटा ही बन जाए तो बेहतर बैलेंस है, रहेगा ना, बैलेंस रहेगा, फिर चिपका रहे और जमीन से जुड़ा रहेगा। जमीन से जो, हाँ ये बड़ी बात है। ये आपने अच्छी सेकुलर बात की, मुझे पसंद आई। तो जमीन से जुड़े रहते हैं पाटे। और अब स्थिति यह है कि एकाएक उन्हें इल्हाम हुआ इस बात का कि ये तो पार्टियां हमारे कारण थी, तो अब हमें वापस जीतना है, बढ़ना है, तो हमको तो पहले इनको खत्म करना पड़ेगा। शायद एक ये एहसास कहीं से आ गया है। अब उस एहसास में कॉन्सेप्चुअली कोई गलती नहीं है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में अंतर यह है कि हम लड़ेंगे और हम जाके तलवार भांजेंगे। ठीक है, तलवार भांजने के लिए म्यान में तलवार होनी चाहिए ना। अभी क्या है, म्यान है और मूठ है, और हम किलीची करके तलवार निकाल लें तो हाथ में केवल हमारे मूठ है, क्योंकि न संगठन है, न रिसोर्स है, न हमारे अंदर इतनी मेहनत करने की कुवत है जितनी मेहनत देश के भाजपा के नंबर 1 और नंबर 2 करते हैं। इसमें भी लोगों को आपत्ति होती है अगर आप तारीफ कर दें कि अरे भाई आप पसंद कीजिए ना कीजिए, उनकी मेहनत को तो आपको मानना पड़ेगा ना। अब अमित शाह की जीत है तो है, हम कैसे मना कर दें कि अमित शाह ने नहीं मेहनत की है, जी तोड़ और पश्चिम बंगाल का वर्डिक्ट दिया है। तो अब वो तलवार है, म्यान है, और म्यान और मूठ है। उसके अंदर तलवार जो है संगठन की गायब हो चुकी है, धार गायब हो चुकी है, आप के रिसोर्सेज नहीं है। और आप तो अगर आपको ये इल्हाम हो भी जाए तो आप क्या लड़के कर लेंगे या क्या? अब सब कुछ तो उनके पास में। अब स्थिति है, म्यान कांग्रेस की है, क्योंकि अभी भी ऑल इंडिया पार्टी विपक्ष में कांग्रेस ही है, करेक्ट। सड़ी मरी हालत में भी जो है, आप देखिए 20% वोट छोटी बात नहीं होती। आप अगर यूरोप जाएं जहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की डेमोक्रेसीज हैं, 20% वाली पार्टियां सत्ता नशी होती हैं। ठीक है ना। तो ऊपर वाली म्यान ऑल इंडिया पार्टी की वो है, नो डाउट। मूठ जो है वो तलवार का, वो आप मान के चलिए कि भाई नेतृत्व है, कि कहने के लिए कि एक परिवार है, जो भी है। लेकिन संगठन तो सारा रीजनल पार्टीज के ही पास में है ना। करेक्ट। तो अब आप एकाएक रियलाइज करें कि हम तो इनके बगैर चल लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। कैसे होगा? करेक्ट। कहीं ना कहीं आपको बो डाउन करके आपको हाथ मिला करके चलना पड़ेगा। वो नहीं होगा तो कैसे होगा? दादा, वोटर्स की साइकी को आप लोग स्टडी करते हैं और फिर डेटा में कन्वर्ट होके वो हम तक पहुंचता है। मैं ये जानना चाहता हूँ और व्यूअर्स भी समझना चाहेंगे इसको, कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो क्या सोचते हैं? वो क्या सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी और मोदी पावर से बाहर रहे और जो भी इसके लिए लड़ेगा मैं उसको वोट दे दूंगा, इररिस्पेक्ट कि वो डेवलपमेंट करे ना करे, वो ग्रोथ लाए ना लाए, इकोनॉमिकली हमें अपलिफ्ट करे ना करें स्टेट को? अब बंगाल की बात करें हम लोग, कि जो बंगाल में आप देख रहे हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है कंस्ट्रक्टिव, जो एक स्टेट को मेन पेडेस्टल पर ले आए, जो प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद भी 70 के दशक तक बंगाल जिस लेवल पे था, तो मुस्लिम वोटर्स क्या सोचते हैं? भाई बस बीजेपी का हो रहा तो हम आपको दे देंगे, यही सोचता है कि मुस्लिम वोटर? डेटा तो यही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इतने सालों में मैंने एक बड़ी विचित्र चीज देखी कि रिगार्डलेस ऑफ डेवलपमेंट, और बाय द वे अगर आप मोदी सरकार के भी कामकाज को देखें तो जितनी भी उनकी अंत्योदय की योजनाएं हैं, बिकॉज ऑफ द सच्चर कमेटी की अगर रिपोर्ट पढ़ें तो भाई जो बॉटम ऑफ द पिरामिड भारत का है उसमें दलित है, मुसलमान है, ट्राइबल्स हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई सच्चर कमेटी ने कुछ गलत बात नहीं लिखी, बिल्कुल सच है। भारत के मुसलमानों के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, जो गरीबतम भारत के लोग हैं दूसरी साइड के स्पेक्ट्रम में, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनसे बहुत अच्छे नहीं है, उनसे खराब ही हैं। ये सच्चाई है। ठीक है। अब अंत्योदय की जितनी योजनाएं हुई, क्या कोई व्यक्ति दुनिया का आकर के ये कह सकता है कि मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी ने इन योजनाओं को लागू करते समय हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किया? सही बात है। मकान जितने बटे, राशन जो बटा, जो भी किया गया, सबको मिला, सबको बराबरी से मिला ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी चीज, राज्य सरकारों के हिस्से में भी यही बात लागू होती। जो योजनाएं आई अंत्योदय को लेकर के, वो सभी योजनाओं में बड़ा हिस्सा मुस्लिम आबादी को गया, बड़ा हिस्सा। इससे वो कभी इनकार नहीं करते। लेकिन वोट देंगे पूछने पे बहुत क्लियर बोलते हैं, वोट नहीं देंगे। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि जहां पर
धर्म के धार्मिक आधार के ऊपर आपका क्रोध, आपका विद्वेष, आपका गुस्सा इतना ज्यादा है एक पार्टी से, जिसमें आप वो कुछ भी गवर्नेंस दे दें, लेकिन आप उनको वोट कभी नहीं देंगे, भले आप 15 साल के लिए बॉटम ऑफ पिरामिड ही रहो क्यों, आप रहो उससे। अब ये गुस्सा किस कारण से है? अयोध्या मूवमेंट से केवल है, और भी जो हैं उसमें बीजेपी के तमाम नेता जो तमाम चीजें, देखिए हिंदू, जैसे मैंने बोला ना, हिंदूवादी होना या हिंदुत्व के पक्ष में कुछ बोलना एक अलग चीज़ है, एंटी मुस्लिम होना अलग चीज़ है। जैसे बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां कब प्रो मुस्लिम होते होते एंटी हिंदू हो गई, वैसे बीजेपी के तमाम नेताओं के बारे में मैं कह सकता हूं, और तमाम लोगों के बारे में, कि प्रो हिंदू होते होते कब वो एंटी मुस्लिम हो गई उनको भी नहीं पता। रेटरिक में वो एक ओवरऑल सिस्टम उसका है, वो दोनों तरफ है, ठीक है, लेकिन वोट नहीं देंगे वो, कुछ हो जाए वोट नहीं देंगे। और वो वोट नहीं देने का जो आग्रह दुराग्रह जो भी आप कह ले, वो अब परिलक्षित होता है हिंदू समुदाय के अंदर भी। अच्छा, ओके, ठीक है, उसमें भी अब वो चीज अब दुराग्रह सा आ रहा है कि कुछ भी हो जाए हम दूसरी साइड को वोट नहीं देंगे। एक हिस्सा उतना ही एक दुराग्रही भारत हिंदू वोटर्स का भी हो गया है। तो ये मेरा मानना है कि अगेन उसमें एक लाइन है, शुरुआत किसने की। ठीक है, मैं इधर के हिस्से को बोलता हूं ये दुराग्रह गलत है, लेकिन शुरुआत किसने की? आप क्यों नहीं वोट दे सकते? इंडिविजुअल लेवल पे वोट पड़ते हैं वैसे, जो सिटिंग एमएलए एमपी ऐसे हैं जिन्होंने मुस्लिम इलाकों में बहुत अच्छा काम किया, वहां उन्हें मुसलमान मिलते हैं, लेकिन उसमें मुझे वो भी बात सही है। कुछ लोगों के लिए गुडविल होती है, वो मिलता है, मतलब इसमें भी कोई वो नहीं है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ में बड़ी तादाद में शिया मतदाताओं को वोट मिलते थे, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में नहीं। तो आप कह रहे हैं कि आज अगर मुस्लिम वोटर्स शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत उन्हीं के अपीजमेंट से हुई थी, इसलिए हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, तो आज अगर कोर्स करेक्शन करें वो पार्टियां जो मुस्लिम अपीजमेंट को बैक स्टेज पे लाएं, डेवलपमेंट को फ्रंट पे ले आएं, और उनको ये बताएं कि भाई आपके लिए आपकी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन आपको धर्म के बारे में बरगला के अंधा करना और जानबूझ के उनको पार्टी में नहीं लाना जो डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर आप उनको वोट देंगे और आप रैशनल सोचकर वोट देंगे, तो हिंदू भी आगे चलकर ये ऑब्जर्व करेगा और वो रैशनली वोट देगा, क्योंकि डेवलपमेंट वाली सरकार चाहिए। भाई अगर लंबा हो गया क्वेश्चन, नहीं क्लियर है ना? नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर, और ये बात दोनों साइड से मेरी लागू होती है, ठीक है। मतलब मेरे लिए भारत का ड्रीम सिनेरियो वो होगा जिस दिन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मुस्लिम मतदाताओं का जो है वो गवर्नेंस के ऊपर बीजेपी को वोट देने लगे, और सिग्निफिकेंट पोर्शन हिंदू मतदाताओं का नॉन गवर्नेंस पे बीजेपी के अगेंस्ट भी वोट देने लगे। क्योंकि हमको ये पता है कि डबल इंजन नाम की कोई चीज नहीं है, केवल 2-3 राज्यों को छोड़ करके, ठीक है। एक इंजन नरेंद्र मोदी का आगे साइड में है, बाकी इंजन जो है रिवर्स गियर में पीछे की साइड में ही मुख्यमंत्री का खींचता है भाजपा की सरकारों में, ठीक है। तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप पूछें तो ये दोनों चीजें भारत में होनी बहुत अच्छा होगा। जब भाजपा के लिए जो नफरत है वो खत्म हो जाए इधर से, और दूसरी साइड के लिए नफरत जो है या जो दुराग्रह है वो इधर से खत्म हो जाए, और गवर्नेंस के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर बात हो, चीजें हों, ये दोनों ही दुराग्रह कम होने चाहिए। नहीं, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो कुछ फैक्टर्स में तो है ही ना, कुछ राज्यों में तो है ही, जैसे जहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा हावी है वहां पर तो ये है ही। बट वो सोसाइटल स्ट्रक्चरल फ्लॉ में आप मानता हूं उसको। देखिए उसको मैं एक हिंदुत्व रिएक्शन टू मुस्लिम पोलराइजेशन वाले उस कैटेगरी में नहीं मानता हूं। अति किसी की भी, अति सर्वत्र वर्जयेत कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, चाहे इधर या उधर। लेकिन एक साइड की अति का रिएक्शन जब दूसरी साइड से रिएक्शन में फूटता है, तब एकदम से लोगों को होता है ये क्यों हो गया। अरे भाई साहब, आप 50 साल से जब एक चीज कर रहे हो, रिएक्शन में दूसरी साइड तो निकलेगी ना कभी कभी। वैसे भी भारत का राइट विंग और हिंदुत्व का रिएक्शन, ये तो एबॉर्टेड सा रिएक्शन है ना, जो 50-60 साल बाद निकल के आया है। आपने इस पूरे मुल्क का धर्म के आधार पे विभाजन कर दिया, और एक मुल्क तो बन गया थियोक्रेटिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और एक मुल्क को आपने लॉलीपॉप थमा दिया कि भाई साहब वो तो बन गए हैं वो, लेकिन हम तो हैं सेकुलर।
ठीक है, और आपकी सोशियोलॉजी का दिमाग, पब्लिक साइक का दिमाग आपको ये सोचने नहीं दे रहा है कि ऐसा कैसे संभव है कि रिएक्शन नहीं होगा उसका। कभी तो होगा, कभी तो होगा। कांग्रेस में भी तो नरम दल गरम दल हुआ ही करते थे ना, ऐसा तो नहीं था। वो तो गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण जो हत्या हुई उसके कारण इस देश के हिंदू का एक कलेक्टिव मानस एक गिल्ट में गया, और गिल्ट का जो फैक्टर था वो उसने दशकों तक, दरअसल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक तरह से भारत के व्यापक हिंदू समाज की सेकुलर दृष्टि को मतलब बनाने में अपने प्राण भी दिए। ये मैं सच में इस बात के लिए मैं मानता हूं, और मैं उस बात की, उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। लेकिन विशुद्ध सोशल साइंस के, पब्लिक साइकोलॉजी, जो भी आप नाम देना चाहें उस विज्ञान का, ऐसा कैसे संभव है कि धर्म के आधार पर देश का इतना बड़ा विभाजन हो जाए और आप देश की मेजॉरिटी को आप बोलो आप चुप, रिएक्ट मत करना, राजनीतिक रूप से रिएक्ट मत करना। अच्छा, इतना तक तो ठीक है। उसके बाद में जो वर्ग जिसके ऊपर विभाजन का दोष दिया जाता है, जिसके धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ, आप प्रोटेक्शन करते 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 आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को खेलते खेलते खेलते, अपीजमेंट को खेलते खेलते आप इस सीमा तक चले गए कि कहीं ना कहीं तो बैकलैश होगा उसका ना। अब उस बैकलैश को आप बोलें कि ये कम्युनल है, लेकिन वो वाला स्ट्रेटेजिक था, वो टैक्टिकल था, लेकिन ये कम्युनल है। तो साहब दोनों चीजें नहीं, या तो दोनों स्ट्रेटेजिक हैं या दोनों कम्युनल है, तय कर लीजिए। वोटर्स को लेकर ये बोला गया कि बंगाल में वो वोट देने के बाद बाहर जब आए तो उन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने वोट किसको दिया, क्योंकि वो डर रहे थे। ये फैक्ट है क्या? डरते हैं वहां पे लोग बताने के लिए किसको वोट देखिए, ये केवल बंगाल में नहीं, ये पूरे भारत में जहां जहां पर भी, ये गुजरात में जब गोधरा कांड के बाद में हम लोग सर्वे कर रहे थे तो गुजरात में भी ये स्थिति कुछ हद तक थी। तो जहां पर भी वायलेंस की संभावना रहती है उन जगहों पे नॉन रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। सामान्यतः 5 से 10% नॉन रिस्पॉन्स होता है, पश्चिम बंगाल में 15 से 20%, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। बट ये एप्पल कुछ लोगों ने बोला, मतलब गुजरात को बंगाल से मतलब नहीं, कुछ लोगों ने जो है इस चीज को बोला 70% लोग कह रहे हैं नॉन रिस्पॉन्स, ये बेवकूफी की बात है। तो कहीं से भी क्यों नहीं दिया उन्होंने अपना? देखिए, रिस्पॉन्स एग्जिट पोल क्यों नहीं अब क्यों नहीं दिया ये तो वो जाने, मतलब वो हम एग्जिट पोल नहीं करते, वो हमारा पॉलिसी डिसीजन 2024 के बाद से हम पोस्ट पोल करते हैं, क्योंकि हम एकेडमिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, लेकिन उसमें 70% नॉन रिस्पॉन्स वाली बात आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है, इतना नॉन रिस्पॉन्स ज्यादा था, इतने सारे लोगों ने एग्जिट पोल दिया, क्या उन्होंने नॉन रिस्पॉन्स नहीं झेला? दूसरी चीज, नॉन रिस्पॉन्स ऐसी चीजों में डील करने का उसका भी एक साइंटिफिक तरीका है। मानिए हम आपसे पूछ रहे हैं आपकी राय क्या है, और आप डर के मारे नहीं बताते कि किसको वोट नहीं दे। ठीक है, डर किसका? डर किसका रोना? जिसकी सरकार है। हाँ, ठीक है, तो मतलब मैं उल्टा हूं फिर। अगर डर किसका? जिसकी सरकार है उसका डर है। हाँ। अगर आप उस सरकार को वोट दे रहे हैं तो बताएंगे, तो आप बताएंगे। करेक्ट। तब आपको किस बात का डर है? और अगर आप उस सरकार को नहीं दे रहे हैं वोट, तो आप नहीं बताएंगे कि पता नहीं इसका रिपरकशन क्या होगा। तो समझ जा भोले, तो भोले समझ जा ना। इंसान नहीं बोल रहा है तो इंसान नहीं बोल करके बहुत कुछ बोल रहा है। ये जो इंसाइट है, ये अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप पोलिंग एक्सपर्ट हैं, अगर आप पत्रकार अच्छे हैं, तो इसको यूज करेंगे, तो आप इस जनता से बातचीत के इंसाइट को आप यूज करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। मेजर फैक्टर क्या था बीजेपी के विन का बंगाल में? मेरे ख्याल से मेजर फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का जो बढ़ रहा था धीमे धीमे, एक अगर आप सामान्य रूप से पूछेंगे तो वो मिस गवर्नेंस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का था। ये मेजर फैक्टर है, दैट्स द बॉटम लाइन। अब उसको नाम, उसमें गुस्से को तमाम तरीके से आप अलग अलग कर दें। महिलाओं का अलग अलग, देखिए वोटिंग इंटेंशन समाज के अलग अलग वर्गों में अलग अलग कारणों से होता है। महिलाओं का जो वोट छिटका, वो महिलाओं का वोट लॉ एंड ऑर्डर के कारण छिटका, और लॉ एंड ऑर्डर का कम्युनल रंग इसलिए दिया गया क्योंकि माइनॉरिटी अपीजमेंट के चक्कर में मुस्लिम वर्ग के जो क्रिमिनल एलिमेंट थे उनकी ओर से वहां के प्रशासन ने, ममता बनर्जी ने आंखें मूंद रखी थी, इसलिए उस लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को कम्युनल रंग भी मिल गया। ये सच्चाई है, और सच्चाई वही बात है कि एक चीज से दूसरी चीज उपजी है। कम्युनल पोलराइजेशन हुआ इसलिए क्योंकि आपने न्याय सही ढंग से किया नहीं, इसलिए वो कम्युनल पोलराइजेशन हुआ।
तो उस पोलराइजेशन के मूल में आपकी ही असफलताएं हैं, आपकी ही गलतियां हैं। इसके लिए आप भाजपा को दोष, कोई भी राजनीति करने आया है आपकी असफलता का दोहन करेगा, इसमें ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब आप 100 मीटर की रेस 2 लोग दौड़ रहे हैं, एक 30 से ही शुरू कर रहा है क्योंकि उसके पास वो लेवरेज है, दूसरा 0 से शुरू कर रहा है, तो 30 वाले के पास तो जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो 30 वाला क्यों नहीं जीता? क्योंकि वो खरगोश था। कछुए और खरगोश की लड़ाई में कछुआ लगातार 10 साल से चरैवेती चलता जा रहा था। खरगोश को लग रहा था मैं तो तेज दौड़ता हूं, 30 पे खड़ा हूं, सो गया। उसको लगा कि आगे के जो 15-20% हैं ये तो हमारी झोली में ऐसे ही आएंगे, जाएंगे कहाँ। जनता की एक पब्लिक की ओपिनियन में या जनता के उसमें बीच में मैंने एक चीज़ बड़ी विचित्र देखी है रौनक। आप बाकी सब करा लो, एक चीज़ जो एक सामान्य से सामान्य इंसान भी अंदर से उसको डिटेस्ट करता है, वो है टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। एब्सोल्युटली। और ये इंसानी प्रवृत्ति है। मैं रौनक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लूँ, ये रौनक को पसंद नहीं आएगा। रौनक मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, ये घर के अंदर भाई भाई में, पिता पुत्र में, मित्रों में, मतलब ये एक बियॉन्ड द लिमिट। सही बात है, किसी को पसंद नहीं आता। जब आप वोट बैंक्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, आप महिलाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे कि अरे पैसा तो डाल दिया है ना, 2-4 बलात्कार हो गए तो कौन सा बड़ा सिरदर्द हो गया। ये जो लाइन है, बाप रे। महिलाओं को सारे लाभ, सब कुछ पसंद है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई भी महिला अपनी इज्जत, अस्मिता, अपनी सुरक्षा, कौन सी माँ है जो अपने बच्चियों की सुरक्षा के आगे कोई भी सरकारी स्कीम को अपने बैंक में देखना चाहेगी? आप बताइए, कौन सी माँ होगी? नहीं करेगी। यहीं पर जो है मामला गड़बड़ा गया। अब यूपी इलेक्शन की बात होने लगी है। वो कह रहे हैं कि जब बंगाल में 30% एम फैक्टर था, तो यूपी में तो सिर्फ 19 है, तो ये वहां भी वर्क नहीं करेगा फॉर रीजनल पार्टी। So how do you see this, or it is too early to predict? It is too early. रीजन ये है कि मिस गवर्नेंस के लेवल अलग अलग तरीके के होते हैं। क्या ममता बनर्जी पॉपुलर नहीं थी? पॉपुलर बहुत थी। 45% तक देखिए उनकी पॉपुलैरिटी का फिगर था। उसके बाद में शुभेंदु अधिकारी 25% पे आते थे। ऐसा नहीं था कि कोई उनके आसपास भी दूर दूर तक पॉपुलैरिटी के था। तो योगी जी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन सामने वाला भी कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। उनके पास में भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है और ये सब। और आप अगर लोकसभा चुनाव 24 का देखें तो आप एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी पाएंगे समाजवादी पार्टी की। उन्होंने यादवों और मुसलमानों को टिकट ही कहाँ दिया। केवल घर के जो 4 टिकट थे उनके, वो यादव कैंडिडेट थे। मुस्लिम कैंडिडेट न के बराबर थे, इक्का दुक्का जो जीते हुए या प्रूवन थे। बाकी उन्होंने उस MY कॉम्बिनेशन से अपने आप को बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, उसका उनको फायदा मिला। तो स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग, अगर अखिलेश यादव ये इस लाइन को जारी रखते हैं कि भाई मुस्लिम वोटर्स को पाने के लिए मुस्लिम परस्त होना जरूरी नहीं है, और ना एंटी हिंदू होना भी जरूरी नहीं है। तो अगर मानिए आपको ये बेसिक लाइन पता है कि मुसलमान वोटर भाजपा को हराने के लिए मुझे वोट देगा, तो वोट तो देगा। उसके लिए आपको जबरदस्ती ट्रम्पेट करने की भोंपू बजाने की जरूरत नहीं है उसकी। तो आपको वो चीज वेरी स्मार्ट। तो ये एक अंतर था। इसीलिए आप देखिए यूपी का जो बीजेपी की अंदर की सरफुटअव्वल अलग विषय है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी जीत का या लोकसभा के समय में एक बड़ा कारण ये था। अब बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, एक PM की पॉपुलैरिटी, एक CM की पॉपुलैरिटी, वो दोनों के बावजूद भी जो सिटिंग MLA, सिटिंग MPs की अनपॉपुलैरिटी है, उसका वास्ता तो उन्हें पड़ेगा ना। जो और यहाँ भी जनता कितनी स्मार्ट है, देखो कि वो exactly. दोनों इंजन काम कर रहा है, ठीक है, अंदर के डब्बे में प्रॉब्लम है, तो वो भी वो जनता देखेगी। इंजन में थोड़ी बैठता हूँ, डब्बे में बैठता हूँ। एग्जैक्टली, क्या बेहतरीन बात बोली तुमने, मजा आ गया। हाँ, बिल्कुल इस बात पे केवल 2 इंजन भी हो तो भी डब्बों का भी तो रखरखाई, उसकी सफाई, डब्बे भी साफ सुथरे होने चाहिए ना। डब्बे के अंदर भी गुंडा एलिमेंट नहीं होना चाहिए ना। डब्बे के अंदर भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। डब्बे के अंदर ये नहीं होना चाहिए, जानते नहीं हो जो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो हमारी जात का है, इसलिए हम इस पे लेट के जाएंगे।
टेकन फॉर ग्रांटेड यहाँ भी, टेकन फॉर ग्रांटेड उसके अंदर भी कि नहीं साहब आप बैठिए जमीन पे, आप आरएसी वाली सीट पे बैठिए, हम तो लेट के जाएंगे। ये नहीं चलेगा, क्योंकि डील तो मुझे तुमसे ही करना है। एग्जैक्टली नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट, वेरी चलेगा, ये नहीं इंपॉर्टेंट। चलेगा। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का स्मार्टनेस काम आया उनको, काम आया। आई होप कि वो उस तरीके का खेलें और बेहतर, क्योंकि देखिए अच्छा कंटेस्ट सबको पसंद है। कोई भी जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि भाई माइनॉरिटी अपीजमेंट वाला एंगल अपोजिशन कम करे और उसके रिएक्शन का यहाँ से रिएक्शन कम हो, देश की बेहतर राजनीति हो। ममता बनर्जी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती हैं, वो टाइम है उनके पास, वो रिसोर्सेज, एनर्जी, विजन, वापस से बंगाल में आ सकती हैं? नेवर से नेवर। पहली बात तो ये कि हार में भी 40% के ऊपर वोट उनके पास में है। मुझे इतनी उम्मीद कि आप देखें आज क्या कैसे वो लेती हैं हार को, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर ग्रेसफुली हार को एक्सेप्ट करके, समीक्षा करके, अपने संगठन के पास में वापस जा करके। अभिषेक बनर्जी उनके पास में अगला लाइन ऑफ सक्सेशन है। अभिषेक अच्छे वक्ता हैं, देखिए मैं अपने संसद में उनको सुना होगा, पॉलिटिक्स भी अच्छी करते हैं। तो मैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों डुओ की तरह देखता हूँ। मैं टीएमसी का भविष्य देखता हूँ कि क्या किस डायरेक्शन में है। आखिर तो नेताजी के जाने के बाद में भी अखिलेश ने पार्टी संभाली हुई, जबरदस्त संभाली है। शिबू सोरेन की इनएक्टिविटी के बावजूद भी हेमंत सोरेन लाइन आगे खींच के ले गए ना। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे डायनेस्टिक, जब तक डायनेस्ट अपने भी रूटेड पॉलिटिक्स करेंगे तब तक वो चलेंगे, जब तक रूटेड नहीं रहेंगे, समझेंगे नहीं तो उखड़ जाएंगे। ये डायनेस्टी इज नॉट ऑलवेज नेसेसरली खराब चीज नहीं होती ना। लोग घर में अगर सीखते हैं अपने माता पिता से अच्छे से, आप लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए, केवल ब्याज पे पैसा खाइए मत। एफडी पे पैसा अगर आप केवल ब्याज खाएंगे और मूल भी हुआ, एफडी तोड़ करके आप मूल का भी पैसा खाना शुरू कर देंगे तो आप विचित्र स्थिति को प्राप्त होंगे। जो एग्जिट पोल करते हैं अक्सर उन पे ये इल्जाम लगता है कि आप लोग जानबूझ के कुछ फिगर्स इसलिए दिखाते हो जिससे मार्केट मैनिपुलेट किया जा सके। ये आपको लगता है ऐसा होता है? दरअसल अब ये होता है कि नहीं होता ये मैं रौनक पूरी तरह से नहीं कह सकता, क्योंकि सामान्य तौर पे एग्जिट पोल्स के डायरेक्शन से एक तरफ आने चाहिए, लेकिन कोई एक बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए और बाद में एक्सप्लेनर ठीक से, गलती पोल से होती है लेकिन अगर एक्सप्लेन कोई स्वयं को ठीक से ना कर पाए तो वो विचित्र सी, अजीब सी स्थिति लगती है। बहुत सारे आरोप लग रहे थे उसमें, और बहुत सारे, इसलिए भी हमको लगा कि जिस चीज़ में 72 घंटे में रिजल्ट आ ही जाने हैं तो हम क्यों उस चीज़ में अपने नाक दबाएं। हमको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात का है कि हम साइंटिफिक ढंग से जनादेश की व्याख्या कर सके तो हम 2 दिन और रुक जाएंगे जो हमने पोस्ट पोल किया है। हमें कोई खुजली नहीं है इस बात की कि हम उसी दिन दें, हम आराम से करेंगे। हम नतीजे, फाइनल नतीजे के आने के बाद में उसको एनालाइज करेंगे। डेटा तो हमारे पास में है ही है ना जनादेश की व्याख्या करने के लिए। तो ये मैनिपुलेशन वगैरह और सारी चीज़ों के ऊपर आरोप जितने लग रहे हैं, सही गलत, ये मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता। मेरा केवल ये है कि हम उस लाइन ऑफ थॉट से या उससे हम सहज और नहीं हो रहे थे, हम अनकंफर्टेबल थे, इसलिए हमने एक पॉलिसी डिसीजन 2024 के बाद में लिया कि पोस्ट पोल करेंगे एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए, जनादेश की व्याख्या के लिए। इस बार वोटर टर्नआउट परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, बंगाल की बात हो रही, तो क्या रीज़न लगा आपको? यही कि भाई महिला आई और वोट दी, और महिलाओं के वोटर टर्नआउट तो पिछले 2011 के बाद से लगातार बढ़ता ही गया। एक्चुअली अन्ना आंदोलन के बाद से पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इसमें कोई ओवरऑल भारत की राजनीति में, ठीक है, इलेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो अच्छी बात या बड़ी बात है ये है वो ये कि देश के पहले इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के पहले 6 दशकों तक 10% का जेंडर गैप होता था वोटिंग टर्नआउट में। महिलाएं कम होती थी। हाँ, मतलब पहले तो एक तो इलेक्टोरल गैप होता था, मतलब 53-47 का गैप था औसतन। अच्छा। कई राज्यों में 55-45 का, मतलब 100 में 55 पुरुष और 45 महिलाएं इलेक्टोरल रोल में। अच्छा, ठीक है। पहले तो यही गैप था, टू स्टार्ट विद 10% गैप तक लगभग था। उसके बाद में टर्नआउट का गैप 10% का था कि पुरुष अगर 60% निकलने हैं तो महिला 50% निकलनी है। तो इफेक्टिवली जो फाइनल वोट पड़ते थे उसमें 60 और 40 का रेशियो हो जाता था पुरुष और महिलाओं का, ठीक है। टर्नआउट जो बढ़ा, मुझे असली सुख, असली खुशी इस बात की कि महिलाओं का टर्नआउट अब पुरुषों से ज्यादा है, और वो इतना ज्यादा कई राज्यों में होने लगा है कि फाइनल वोटिंग ब्लॉक में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा होने लगी। और ये इस देश की
लोकतंत्र, राजनीति, समाज के स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी बात है ये कि मैं इसको मतलब वैसे किसी और एक केवल आपको बहुत ही अजीब सा आंकड़ा दूंगा जिसमें आप शायद उसके मंतव्य निकाल लें। जिस मुल्क में अगर आप दुनिया में जैसे वो आते हैं ना हाई HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दुनिया के सबसे ज्यादा खुश राष्ट्र, हैप्पीनेस इंडेक्स, तमाम डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, पीस इंडेक्स, ब्ला 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 ब्ला, तमाम दसियों आते हैं, आप उनकी लिस्ट निकालिए और उन डाटा को इस बगल में उन सारे मुल्कों के टर्नआउट, फीमेल टर्नआउट और सत्ता में महिलाओं की भागीदारी से कंपेयर कीजिए तो आप पाएंगे टॉप 10 मुल्क वही हैं जहां पर हाईएस्ट फीमेल टर्नआउट है और टॉप 10 मुल्क वो हैं जहां पे हाईएस्ट फीमेल पार्टिसिपेशन इन पावर है। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है कि औरत खुश तो देश खुश, औरत खुश तो देश खुश, और औरत की सत्ता में भागीदारी का मतलब चाहे वोट दे करके चाहे चुनाव जीत करके बेहतर गवर्नेंस। क्योंकि महिलाओं के सरोकार जो हैं, सुरक्षा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। अब तो लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल में ट्रम्प कर दिया लाभार्थी योजनाओं को, करेक्ट, लेकिन लाभार्थी योजनाएं भी चाहिए, मुद्दे चाहिए। केवल दारू का पाउच बांट करके पुरुषों को आप चुनाव जो जीतते थे वो जमाना खत्म हो गया। बढ़िया, ठीक है ना। और अब 33% जिस दिन आरक्षण आ जाएगा उसके बाद की दुनिया की कल्पना कीजिए कि क्या भारत का लोकतांत्रिक भविष्य। मैं बहुत ही आशान्वित हूं इन दो चीजों के कारण कि महिलाओं का टर्नआउट बढ़ना और जब भी फीमेल रिजर्वेशन लागू होगा उसके शुरुआत के 1 दशक तक तो आपको तमाम वो सरपंच पति वाले उदाहरण चलेंगे, लेकिन 1 दशक यानी 2 जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस के बाद में जब ग्रासरूट से उपजी हुई महिला नेतृत्व के हाथ में सत्ताएं आनी शुरू होगी, मुझे लगता है कि देश का लोकतंत्र बहुत बेहतर तरीके से, गवर्नेंस सुधरेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और लोग ज्यादा बेहतर तरीके से नापे जाएंगे अपने कामकाज के लिए। राहुल गांधी जब काउंटिंग चल रही थी तो नहीं थे देश में, ऐसी बहुत सारी बातें हुई। इसमें नई बात क्या है? नहीं सवाल अभी आने वाला। मतलब अच्छा, ओके, मतलब आपने एज ए फैक्ट की तरह बोला कि देश बहुत ही निर्णायक और अच्छे और बड़े मुकाम पे था, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी, संसद का सत्र चल रहा था या कुछ बड़ी चीज हो रही थी और राहुल गांधी देश में नहीं थे। तो मुझे लगा कि शायद आपने पहली लाइन बोली तो मुझे लगा कि इसमें हेडलाइन जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, सवाल पे आइए। सवाल पे आता हूँ। हाँ। तो इम्पोर्टेंट है क्या ऐसे टाइम पे होना? क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई क्यों नहीं हो आप, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए, व्हाट वेंट रॉन्ग, बंगाल में और बेहतर हो सकता था क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? आपको अपनी टीम के साथ में खराब वक्त में क्यों नहीं खड़े होना चाहिए? हो सकता है कुछ और इम्पोर्टेंट कर रहे हो। नहीं, हो सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट एक आध बार होता है अपवाद की तरह ना, हर बार तो नहीं हो सकता। अगर कोई चीज फ्रिक्वेंट हो रही है तो उसे अपवाद की तरह नहीं। तो मैं मानता हूं कि उनके ऊपर ज्यादा फोकस भी हो जाता है। देखिए, राजनीतिक फोकस बीजेपी का तो काम है, राहुल गांधी जो करें उसके ऊपर फोकस करो, वो करो, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसरों पे उन्हें जब भारत में होना चाहिए तो वो भारत में नहीं है। आप राहुल गांधी होते तो इन 5 राज्यों के जो रिजल्ट आए उस पर आपका क्या एक्शन होता, अगला क्या करते आप, क्या कदम होता आपका? मैं पहली बात तो ये स्वीकार करता कि ये बात सच है कि ये सारी पार्टियां मेरी पार्टी की कीमत पे बढ़ी हैं, लेकिन ये भी उतनी ही सच है कि मेरे पास में अब संगठन के रूप में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने इस खोई हुई जायदाद को वैसे का वैसा वापस लाऊं। पर वर्केबल है, डुएबल है, आगे कर सकते? वर्केबल है, लेकिन मैं इस समय कोशिश ये करता कि मेरे साथ के जो इंडी अलायंस के पार्टनर जो चुनाव हार गए हैं, ये वक्त है कि मैं उनके पास में जा करके हाथ बढ़ाऊं दोस्ती का। क्योंकि अगर ममता बनर्जी इस समय कमजोर हुई, स्टालिन कमजोर हुए हैं, तो ये वक्त है जब मैं अपनी बार्गेनिंग पावर कांग्रेस की बढ़ाऊं और बोलूं कि देखिए ममता जी, आप 5-1% पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी से, हमको 4% मिला है और 4-5% लेफ्ट लेके आया है और ये 8% वोट होता है, और अगर हम ये वोट आपके वोट में मिला दें तो भाजपा से आपके 3% वोट ज्यादा होते हैं। हाउ अबाउट शेकिंग हैंड्स? हो गया, जो होना था, कोई बात। और होने का पॉसिबिलिटी है कि क्यों नहीं होगा? देखिए, अंत में नेवर से नेवर में ये है ना कि चुनाव जीतने हारने इलेक्टोरल इक्वेशन का गेम है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे अंदर मौके की नज़ाकत को समझने और उस समय सही वक्त पे सही हाथ बढ़ाने का मादा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। राजनीति में टाइमिंग इज एवरीथिंग, टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर आप सही समय पे सही जगह पे आपका चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
उस सही वक्त पर माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा है कि नहीं, कि आपके जबान से, आपकी जिह्वा से सही बोल फूट रहे हैं कि नहीं फूट रहे हैं। खेल तो उसी का है। इसीलिए आपको हमेशा सही बोलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब तथास्तु हो जाए। कब तथास्तु हो जाए। माँ सरस्वती किस समय आपके जबान पे बैठ जाए। कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कोई भी चीज मजाक में भी ऐसे मत बोलो, क्योंकि क्या पता देवी जी बोल दें, सच साबित कर दें। तो मजाक में भी ये बात नहीं मत बोलना बोलो, ऐसे बोलते थे। तो अच्छी बात तो और सोच के बोलनी चाहिए ना। इस समय अगर मैं राहुल जी का एडवाइजर, राहुल जी तो क्या होते, मैं उनका अगर एडवाइजर होता, मैं राहुल जी तो नहीं हो सकता कभी। क्यों? अ, क्या प्रॉब्लम है आपका? नहीं मुझे ये आपका बायस बोल रहा है। नहीं मुझे क्या, मैंने तो आपको पहले भी बोला था कि मैं उनको देश का सबसे लोकप्रिय युवा नेता मानता हूँ। इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। ही इज अबव 50। युवा का डेफिनेशन क्या है? इसीलिए मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। जब वो मुझसे 3 साल उम्र में बड़े हैं रौनक, जब तक वो युवा नेता है तब तक मैं युवा हूँ। मैं तो मरते दम तक उनको युवा नेता बोलूंगा, वो अलग विषय है। तो इसलिए टैक्टिकल मूव है। टैक्टिकल मूव है। हाँ। देखिए, आई एम नॉट अ कम्युनल पर्सन, आई एम अ टैक्टिकल पर्सन। ठीक है, तो आप उस तरह के देखें। लेकिन सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, उस चीज में अगर वास्तव में मैं उनको अगर एडवाइस दे रहा होता तो मैं कहता कि इस समय जो आपके हारे हुए सिपाही हैं अपनी पार्टी के, पहले तो आप सबसे पहले उनके बगल में खड़े होइए, और फिर ये मौके की नज़ाकत को देख कर के जो आपके अलायंस पार्टनर हैं उनके पास में जाइए। जब आप खराब समय में अगर आप अपने लोगों के साथ में खड़े हुए, तो अच्छे वक्त पे आपको खड़े होने का पूरा हक है। विजय के बारे में जल्दी से आपसे समझते हैं कि क्या वर्क किया विजय के लिए। विजय की जीत अद्भुत है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं और नई नहीं है। ठीक है ना। तमिलनाडु में पहले देखा है। में फिल्म के एमजीआर का एग्जाम्पल, करुणानिधि का एग्जाम्पल, या फॉर दैट मैटर जयराम जयललिता का एग्जाम्पल, जिस समय रजनीकांत घुसने की सोच रहे थे उस समय जयललिता भी जीवित थी, उस समय करुणानिधि भी जीवित थे। इसलिए उस चीज को काटते हुए घुसना उनके लिए कठिन हो रहा था। उन्होंने कहा हम नहीं घुसेंगे। ठीक है, कैप्टन विजयकांत घुसे थे इसके पहले, डीएमडीके वाले 10-11% तक लेके गए, एक बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने। बड़ा विचित्र है वो भी, क्योंकि वो लड़े थे जयललिता के साथ में और उनकी सीटें आ गई थी डीएमके से ज्यादा। तो जयललिता ने कहा कि इससे बेहतर है कि आप डेप्यूटी सीएम से बेहतर है आप नेता प्रतिपक्ष बन जाइए, डीएमके नेता प्रतिपक्ष बनेगा ही नहीं। इतनी सीटें आ गई थी उनकी, तो वो नेता प्रतिपक्ष रहे, भले ही वो लड़े जयललिता के साथ में थे। तो अपनी ही पार्टी, अपना ही प्रतिपक्ष। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या है, इस समय एकदम से वैक्यूम हो गया उस मैटिनी स्टारडम का, और उस वैक्यूम में विजय इस समय के सुपरस्टार थे। उन्होंने सही समय पे खेला और लोग उकता चुके थे वहां की बाइपोलैरिटी से, द्रविडियन पॉलिटिक्स की। और जेंजी मूवमेंट यह है कि वो आम आदमी पार्टी और मैटिनी स्टारडम का एक अजीब सा मिश्रण हुआ। हालांकि मैं उनको कतई अरविंद केजरीवाल से कंपेयर नहीं करता। अरविंद केजरीवाल को मैं 4 कदम आगे ही नापूंगा विजय से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई सिनेमा स्टार पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट करके नहीं आए थे। एक बड़ा अंतर है, वो जमीन की राजनीति से आए थे। ये बात तो हमने सोची नहीं कि हाँ, मतलब विजय को ये लग सकता है कि ये इंसान मेरी फील्ड में आकर मुझे चित कर सकता है, तो मैं भी उल्टा करके दिखाऊं कि मैं तुम्हारी फील्ड में आकर के मैं भी राजनीति कर सकता हूं। दैट वे इट इज कंपेरेबल। यस, दैट्स राइट। सो वो उस वैक्यूम को, कि एक सिनेमैटिक और एक मैटिनी फैक्टर को विजय ने राइट टाइम पे कर दिया। प्रशांत किशोर का रोल है इसमें आपको प्रशांत किशोर उनके स्ट्रेटेजिक एडवाइजर थे, और मैं इस बात के लिए पूरी उनको क्रेडिट और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने दरअसल जो एक मैंने साक्षात्कार में सुना था बहुत पहले कि उन्होंने विजय को ये बोला कि किसी के साथ मत जाना, अकेले ही रहना। और ये बात उनकी सही साबित हुई। इस बात के लिए वो बधाई की पात्र। नहीं तो जब हर जगह वो बिरयानी पका के दे रहे हैं, तो खुद बिहार में सूखी रोटी क्यों खाए? बेचारे वो जिसे कहना चाहिए, न तो वो स्टार थे, न एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी थे। कोशिश उन्होंने की, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि जो कोशिश करता है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। मतलब अकेली लड़ाई लड़ी, और उन्होंने कैंपेन जो खड़ा किया, उस कैंपेन का लाभ पूरी तरह से बीजेपी और जेडीयू को मिल गया, क्योंकि वो कैंपेन मूलतः जंगल राज के खिलाफ था। उन्होंने एक तरह से लोगों को दोबारा याद दिला दिया कि पिछले 30 साल में क्या क्या हो गया, जाने अनजाने में। उसका एक नुकसान उनको हो गया। अदरवाइज युवाओं का उनको ट्रैक्शन तो मिला था। यहाँ पे चूंकि एकदम से वैक्यूम था, और उस वैक्यूम में जयललिता जी की डेथ, अगर मानिए जयललिता जीवित होती तो क्या विजय के लिए जगह बनती? करेक्ट, सवाल ही नहीं उठता। तो अच्छी टाइमिंग और अपनी पोजीशनिंग अच्छी थी, जिसका उनको लाभ मिला। अब यहाँ से वो आगे कितना खींच के ले जाते हैं, ये देखने की बात होगी, क्योंकि सिने स्टार होना अलग बात है, राजनीति चलाना अलग बात है, लोगों का होना, राजनीति चलाने वाले आपके पास में होना, वो एक तीसरी बात है।
तो वो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन, समझदारी, परिपक्वता एकदम रातों रात तो नहीं आ जाएगी, लेकिन देखने लायक होगी। फाइनल कमेंट लेते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा पे। असम की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? पब्लिक अब उसको नेक्स्ट गुजरात बोल रही है कि अब यहाँ जैसे गुजरात से बीजेपी को आप नहीं हिला सकते, अब असम भी उसी ट्रैक पे है कि अब वहाँ से बीजेपी को नहीं हिला सकते। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को सारे लोग केवल एक ही चश्मे से देख रहे हैं, वो है कम्युनल एंगल, हिंदू मुस्लिम एंगल से। जबकि सच्चाई ये है कि वो मीडिया को वो बात अच्छी लगती है, इसलिए वो उठा रहा है, वो बयान देते हैं, नो डाउट। कम्युनल पोलराइजेशन ये वहाँ का सत्य है, जो कि बेसिकली कम्युनल नहीं था, वो घुसपैठियों के खिलाफ था। असम गण परिषद उसी लिए उठी थी। उन्होंने उस चीज को एक कदम आगे ले जा करके, जिसे कहते हैं ना, फाइन आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मैं इस बात का श्रेय उनसे नहीं ले सकता कि वो एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नेंस उनके अंडर में अच्छी रही है, आसाम का विकास हुआ है। तो जब आप विकास के साथ में अपना ये स्ट्रैटेजिक एजेंडा पोलराइजेशन का ठेलते हैं, तो वो ज्यादा बेहतरीन काम करता है, क्योंकि यही स्टोरी गुजरात की थी। गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में वाइब्रेंट गुजरात समिट से आगे बढ़े। वो केवल कम्युनल पोलराइजेशन नहीं था। अगर नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट डिलीवर नहीं करते, तो आपको लगता है कि 2002 का पोलराइजेशन केवल उनको इतने लंबे समय तक खींच के ले जाता? नहीं ले जाता। तो ये आइडियोलॉजिकल और ये सारी चीजें तब तक काम करती है जब तक आप सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट का फ्यूल डालोगे तो ये अपने आप जलता रहेगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट का फ्यूल नहीं होगा तो ये बैठ जाएगा। और यही ममता दीदी का मिस हो गया। यही मिस हुआ। मुझे लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा, मतलब कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे सुपरस्टार को कुत्ते के बिस्कुट के चक्कर में इंसान ने जाने दिया। मतलब काइंड ऑफ लॉसेस दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मतलब कौन ऐसे सोचेगा कि उसके ब्लेड का बिस्किट उठा करके राहुल गांधी ने अपने कुत्ते को खिला दिया। इस तरह की घटना अपमानजनक जो है, वो इस तरीके के नेता के निकलने का कारण हो जाएगी। टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कोई नहीं लेना पसंद करता, वोटर भी नहीं। और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये गलती नहीं की। उन्होंने वहाँ के मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया हिंदुत्व के नाम पर। वहाँ डेवलपमेंट दिया, स्कीम्स अच्छी चलाई, और सच्ची मायने में बोले तो साम दाम दंड भेद में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उन्होंने छोड़ दी हो। कांग्रेस के अंदर के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कांग्रेस के नेताओं को अपनी ओर खींच के लाने से लेकर, और उस पे वोकल भी होना, और वोकल दम के कहना, मैं लेके आऊंगा, इस तारीख को लेके आऊंगा, और इसके अंदर के इतने टिकट तो मैं ही बंटवाऊंगा। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, ध्वस्त कर देना। और वो एक इंटरेस्टिंग इंसान है, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। आई होप कि वो एरोगेंस ना आने दें अपने अंदर। आई होप कि वो उस चीज के उसमें ना जाएं। तो उनका राष्ट्रीय भविष्य मैं देखता हूं राष्ट्रीय राजनीति में उज्जवल है। मैं मानता हूं कि जो अमित शाह हैं नरेंद्र मोदी के लिए, वो एक दिन हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे अमित शाह के लिए। अच्छा, ओ लाइक दैट। अगर वो सही तरीके से खेलते रहे तो ठीक है। अगर वो सही तरीके से खेलते रहे तो उनके जीतने से पवन खेड़ा को बहुत तकलीफ हुई? मतलब पवन हमारे पुराने मित्र हैं बहुत, और उनसे बेसिक ये गलती कैसे हो गई अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट की, मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि ये जितने इंटेलिजेंट इंसान वो हैं, शीला दीक्षित जी के एडवाइज़र थे, यहाँ पे 3 बार उन्होंने सरकारें बनवाई। बहुत ही बेसिक, जिसे कहते हैं ना, जैसे ही मैंने देखा यूएई का पासपोर्ट, मैंने कहा यूएई का तो पासपोर्ट मिलता ही नहीं किसी भारतीय को, ये तो मतलब नितांत ही फ्रॉड वाला डॉक्यूमेंट है। पता नहीं वो कैसे उनसे वो गलती, जो भी जिस दबाव में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट। बट हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बोल देना कि मैं पेलूंगा, पेड़ा बनाऊंगा। देखिए, वो तो चुनाव में वैसे बोलते भी हैं, और वो विंडिक्टिव भी हो सकता है, ऐसा कहा भी गया है, क्योंकि वो छोड़ते नहीं हैं, वो बात अलग है। मुझे उम्मीद है कि आई डोंट नो कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े धुरंधरों को अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार माफी मांगी अदालत में जाकर के, वन लाइनर। तो सॉरी बोल के खत्म हो सकता है। सॉरी बोल के खत्म करना चाहिए। चुनाव का माहौल था, चीजें आती हैं निकलती हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी हुई। मुझे लगता है कि उचित होगा कि उसको एक लाइन में सॉरी कह करके ग्रेसफुली खत्म करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस एपिसोड को कटु और बहुत ज़्यादा वैसा ना बनाए जो जिस डायरेक्शन में हर कोई कह रहा है। ये हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा बहुत सारी बातें हुई हैं, क्योंकि ये एपिसोड हमको जल्दी रिलीज़ करना है, इसलिए इसको हमने छोटा रखा है। और आगे जैसे जैसे और डेटा आएगा, और आई थिंक जब एनालिसिस और जाएंगी, तो हम चाहेंगे कि लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आएँ, और वो सवाल भी हम आपसे ज़रूर पूछें। बिल्कुल मज़ा आएगा। और अभी तो राजनीति
तो लगातार क्लासिकल होती जा रही है रौनक, वो तो एक अलग विषय है जी। लेकिन अपनी एक आध बार बीच में बातचीत और हम आपसे बात करके आएंगे जब हम गैर राजनीतिक बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। तो इसमें चलते चलते आप कुछ इंटरेस्टिंग बता सकते हैं कि क्या दिखा इस चुनाव में जो जनरली मीडिया नहीं बात करती है, बट आपने देखा कि डेटा में ये दिख रहा है, पोस्ट पोल में ये दिखा? देखिए इस चुनाव में और पिछले 2 साल से मैं ट्रेंड ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि महिला और युवा ये दो वोट बैंक, MY, ये भी MY MY है महिला एंड यूथ, ये दोनों MY नया जो है ये अपने तरीके से चल रहा है। इसको किसी भी परंपरागत इक्वेशन की कोई परवाह चिंता नहीं है। और मुझे अपनी ओर से ये कहना है कि जो देश में नेताओं को, पत्रकारों को, संपादकों को, तमाम वरिष्ठ और गरिष्ठ एनालिस्ट्स को, वरिष्ठ और गरिष्ठ एनालिस्ट को एक ट्रेडिशनल फॉर्म में जाति और धर्म, इससे ही राजनीति को देखने की आदत पड़ गई है। वो लोग थोड़ा सा सशंकित हो जाएं क्योंकि ये सब कुछ बदलने वाला है और ये हर चुनाव दर चुनाव एक नई जनरेशन ऐड होगी। करीबन 10% वोट नया आता है 5 साल के दरमियान और 10% बाहर जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10% चेंज होता है जी। 15 साल के अंदर आपको इस देश में जातिगत राजनीति के ऊपर बेस लाइन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और धर्म की राजनीति में? धर्म की राजनीति तब तक चलेगी जब तक माइनॉरिटी अपीजमेंट चलेगा। मतलब चलेगी धर्म की माइनॉरिटी अपीजमेंट समाप्त होगा, धर्म की राजनीति अपने आप समाप्त, मतलब नहीं समाप्त होगी, वो चलेगा। वो आइडेंटिटी से जुड़ा है, लोग रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर तो होगा। और ये इससे कोई, और मैं किसी को जज भी नहीं करता इस चीज के लिए क्योंकि हाँ, मैंने एज आई सेड या तो दोनों कम्युनल है या दोनों स्ट्रेटेजिक है। पंजाब पे ज़्यादा फोकस रहेगा आगे आने वाले चुनाव में? यूपी भी है, पंजाब भी, उत्तराखंड भी है। हाँ, पंजाब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पंजाब का आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और ये देखने लायक होगी कि वहाँ पर बीजेपी अपने तरीके से खड़े और तो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी, संगठन, रिसोर्सेस आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी के पास इनफ है वहाँ लड़ने के लिए? और क्या बीजेपी कांग्रेस को वहाँ जीतने देगी, ये भी एक सवाल होगा। मतलब क्या मेहनत करेगी? और एक बात तो ये एविडेंट है मेरे ख्याल से कि पिछले 12-1 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जितना ज़्यादा बेंड ओवर बैकवर्ड हो करके सिख आइडेंटिटी, सिख हित, सिख भावनाओं को सम्मान दिया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, ओढ़ा है और बिछ से गए हैं। बावजूद उसके पंजाब एक राज्य ऐसा है जहाँ पे अभी तक जितनी उनको इच्छा थी, उम्मीद थी, उस तरीके से पंजाब ने उन्हें वापस उतना न प्यार न सम्मान अभी तक उस तरीके से नहीं मिला है पंजाब में। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के बाद में अगला राज्य एक वो ऐसा है जहाँ पे वो अपना फोकस करना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात हर्ट करती होगी कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण पंजाब में मुझे अभी तक उस तरीके की सफलता नहीं मिल रही है जैसी मैंने अंदर से सोचा था। तो ये एक उनका अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसमें मुझे लगता है, और जिस तरीके के इंसान नरेंद्र मोदी हैं जो ठान लेते हैं, करते हैं, मतलब वो जिद पे भी उनका है, तो वो मुझे लगता नहीं कि वो प्रयास छोड़ने वाले। केरल को लेकर भी ये बोला जा रहा है कि सेम बंगाल था 10 साल पहले, 2 सीटें थी, अभी 200 हो गई। केरल तो उसी ट्रेजेक्टरी पे है। तो इस बार 3 आई है तो क्या 10 साल में चेंज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। आप तो केरल में आप शनै देखेंगे, लोकसभा चुनाव आते आते तक हो सकता है केरल में अधिकांश सीटों पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो। लेफ्ट के वोट तो लेफ्ट वहां पे हिंदू वोटों की रेजिडुअल वोट्स की पार्टी थी। तो लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट, लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट, लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट। धीमे धीमे करके बीजेपी केरल में लेफ्ट को खा जाएगी। तो ज्यादा क्या है इस देश में, टाइगर या लेफ्ट के लोग? मतलब देखिए, अब ये सोचना संख्या शायद अब अगर प्योर धुरंधरों के हिसाब से पूछें तो शायद टाइगर्स ज़्यादा निकलेंगे। अब तो एक एंडेंजर्ड स्पेसीज की तरह से ट्रीट करके संरक्षित भी किया जाना चाहिए क्योंकि देखिए अगर वो संरक्षित नहीं रहेंगे, पॉजिटिव बोला आपने, तो संरक्षित नहीं रहेंगे तो बातचीत का आनंद खत्म हो जाएगा। क्या बताएंगे कि क्या था, कैसे हम ये जो जा रहे हैं ना, ऐसे तो बोलते हैं। अगर सारे लोग यही बोलने लगेंगे कि नहीं पश्चिम बंगाल में देखिए इन कारणों से बीजेपी जीती और SIR के ऊपर दोषारोपण होगा ही नहीं, तो मजा कैसे आएगा बातचीत करने का। थैंक यू वेरी मच दादा, बहुत सारी बातें हुई, बहुत मजा आया। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सही में अगर आप इन 5 राज्यों के चुनाव को आसान तरीके से समझना चाहते हैं कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर हुम
एंड हाउ, तो ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करिएगा। और बड़े आसान भाषा में, सिंपल तरीके से हमने इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू वो समझाने की और खुद समझने की भी कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दादा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।